हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारी जो ये सीरीज चल रही है इसका नाम है साधना सीरीज, और इसमें हम आपको सभी जीएस के टॉपिक एक बाय एक करके बताएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कि हड़प्पा सिविलाइजेशन किस स्थान पर जन्म हुआ इसका और किस प्रकार से यह फली बढ़ी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम को लेकर कि इसका हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहले जब इसको खोजा गया तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान ही प्राप्त हुआ था, तो इसलिए इसी के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता या फिर नगरी सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में कांसे का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया, तो इसलिए इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। और नगरी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी स्थान या प्राप्त हुए हैं उसमें ज़्यादातर हमें नगर मिले हैं, तो इसलिए हम इसको नगरी सभ्यता बोलते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता जो थी वो हमें ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ से हमें ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा मिला है, इसलिए उसको हम ग्रामीण क्रांति या फिर ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं, और इसको हम नगरी सभ्यता बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी खोज हुई और कैसे इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले सभ्यता ये जो है ये ताम्रपाषाण काल के बाद आने वाली सभ्यता मानी जाती है। जैसे हमारे यहाँ पहला है पाषाण काल, उसके बाद है ताम्रपाषाण काल, उसके बाद है कांस्य युग और उसके बाद है लौह युग। पाषाण काल जो कि पत्थरों का भी उपयोग होता था, ताम्रपाषाण काल में पत्थर और तांबा दोनों का प्रयोग होने लगा। और उसके बाद आता है कांस्य युग। कांस्य युग में तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया गया और उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। लौह युग हम महाजनपद काल को बोलते हैं। इसके बारे में अलग वीडियो आएगा। तो यहाँ पास देखिए कि हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1921 में पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थान ही सबसे पहले खोज किया गया था, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं। इसकी खोज 1921 में दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। उसके बाद जो दूसरा स्थान आता है उसको कहते हैं मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी जी ने खुदाई किया था। ये भी जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था, क्योंकि उस समय के जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसके महानिदेशक जॉन मार्शल ही थे, तो इसके नेतृत्व में ही इन दोनों ने पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो की खोज किया। ये मिला कैसे था हड़प्पा सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज एक अचानक हुई थी, जब इसके मध्य में एक रेलगाड़ी बिछाई जा रही थी, तो वहाँ से ईंटें निकालकर इस रेलगाड़ी को बनाने में, मतलब रेलगाड़ी की पटरियों को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो सभी को ये लग रहा था कि यह एक ईंटों की खदान है जहाँ से हमें एक अच्छी ईंटें मिल रही हैं फ्री में। लेकिन जब कई मतलब बहुत ज़्यादा ईंटें निकालने के बाद जब इन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी ज़्यादा ईंटें कहाँ से आ रही हैं, तब जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय के महानिदेशक थे, तो उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी जी ने 1921 और 1922 में दो स्थान की खोज किया। पहला था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। जब इन स्थानों की खोज किया गया तब हमें पता चला कि यह एक बहुत पुरानी सभ्यता है जो कि अब खत्म हो चुकी है, और यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं के भी समकालीन मानी जाती है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ था? तो इसका विस्तार चारों तरफ था, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर पर मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में मिलता है, ये चिनाब नदी के किनारे था। पूरब में आलमगीरपुर जो कि इस समय
मेरठ पर पड़ता है, हिंजन नदी के किनारे पड़ता है। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, ये प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है। और पश्चिम पर सुतकांगेजोर, जो कि दास नदी के किनारे पर पड़ता है। इसका जो क्षेत्रफल था वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ था। इसके कई सारे स्थान हैं जो कि हमें साक्ष्य जहाँ से हमें मिला है। इसके अगर समय की बात करें तो सबसे पहले अनुमान जो लगाया था वो जॉन मार्शल जी ने लगाया था कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक इसका अनुमान लगाया था। उसके बाद फिर आता है रेडियो कार्बन पद्धति, जिसके अनुसार हम कार्बन की लाइफ के बारे में पता करते हैं। उसके अनुसार 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जो कि यही सबसे अधिक मान्य मत है। उसके बाद एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखें तो एनसीईआरटी के अनुसार यह 2500 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इस प्रकार आप अलग अलग पूछ भी सकता है कि एनसीईआरटी के अनुसार कितना समय है, तो आपको 2500 से 1800 बताना है। और अगर कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार अगर पूछे तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद इसके स्थान है जहाँ जहाँ से हमें बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा जो प्राप्त हुआ था वो साहिवाल जिला, पंजाब, पाकिस्तान, लेकिन उस समय ये भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यह रावी नदी किनारे बसा हुआ था और इसके जो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी 1921 में शुरुआत किया था। उसके बाद कई आते हैं जैसे माधव स्वरूप वत्स, उसके बाद मार्टिमर व्हीलर। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अन्न का भंडार प्राप्त हुआ है, जो 6 अन्न भंडार प्राप्त हुए हैं। कांसे की गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है और शंख का बना हुआ बैल और पासा, जो कि एक खेल है हमारे इस समय भी, वो भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और यह लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके जो उत्खनन करता थे राखल दास बनर्जी और बाद में मार्टिमर व्हीलर जी ने भी यहाँ खुदाई किया था। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसकी जो लंबाई चौड़ाई थी लगभग 8, 12 और 2 फुट गहरा लगभग माना जाता है। पुरोहितों का आवास प्राप्त हुआ है, सभा भवन प्राप्त हुआ है। कांसे की नरकते की मूर्ति, मतलब एक कांसे की नाचती हुई मूर्ति का एक बनाई गई थी वहां पास, जैसे यहाँ पास आप देख सकते हैं। उसके बाद एक दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। पशुपति की मुहर, एक मुहर जिसमें पशुपति का चित्र अंकित है और बुने हुए कपड़े का चित्र मिला है। उसके बाद लोथल। लोथल जो इस समय अहमदाबाद गुजरात पर स्थित है। यह भगोवा नदी के किनारे पाया जाता था। इसके जो उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव, 1955 से लेकर 1962 तक यहाँ की खुदाई चली। और प्रमुख साक्ष्य यह है कि यहाँ से हमें बंदरगाह के संकेत या साक्ष्य मिलते हैं। और वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिकाएं जहाँ हवन या यज्ञ किया जाता था। हाथी दांत मिला है। फारस की मुहर मिली है जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसका कनेक्शन को साक्ष्य बनाता है। यहाँ से घोड़े की एक मूर्ति मिली है और 3 युग्मित समाधियां मिली हैं, मतलब 3 साथ एक साथ जो समाधियां हैं वो मिली हैं। अगला स्थान है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो सिंध पाकिस्तान पर पड़ता है, वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से मिला है मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें, काजल और पाउडर यहाँ से मिले हैं। मतलब कह सकते हैं कि सौंदर्य सामग्री यहाँ से मिली है। उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा इस समय राजस्थान में पड़ता है। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित था। इसका जो उत्खनन करता है वो अमलानंद घोष शुरुआत किया
उसके बाद जो साक्ष्य हैं वो है जुते हुए खेत का साक्ष्य, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अग्निहवन कुंड, अलंकृत ईंटें, मतलब ऐसी ईंटें जिनमें हमें कई सारी चित्रकारी देखने को मिलती है। चूड़ियाँ मिले हैं यहाँ से। एक साथ फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं और लकड़ी की नालियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्लियर। इसके आगे और भी है कई सारे, जैसे राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो इस समय हिसार मतलब हिसार हरियाणा में स्थित था, जो भी घग्गर नदी किनारे स्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, जैसे खुरपी, छेनी, इस प्रकार के तांबे के उपकरण मिले हैं। यहाँ से हड़प्पा लिपि के युक्त मुद्रा मिली है, मतलब ऐसी मुद्रा जिसमें हड़प्पा लिपि का उपयोग किया गया है। हड़प्पा लिपि जो कि आज तक अभी पढ़ी नहीं जा सकी, क्योंकि यह चित्रात्मक लिपि मानी जाती है, मतलब है चित्रात्मक लिपि होने के अनुसार, लेकिन इसे अभी तक किसी ने भी डेसिफर या प्रयोग या पढ़ नहीं पाया किसी ने, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा अभी साक्ष्य प्राप्त नहीं है। अगर कोई भविष्य में कोई पढ़ पाएगा तो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी मिल पाएगी। अगला है कोट दीजी। यह सिंध पाकिस्तान पर स्थित है, सिंधु नदी किनारे पड़ता है, और इसके जो साक्ष्य हैं वो है चित्रित मृत भांड, मतलब मिट्टी के बने बर्तन जिनमें अलंकृत किया गया है। माता देवी की मूर्ति मिली है, कांसे की अंगूठियां मिली हैं और पत्थर के बाण का आगे का हिस्सा मिला है। उसके बाद है बनावली। बनावली हिसार हरियाणा पर पड़ता है, यह सरस्वती नदी किनारे पड़ता है। प्रमुख साक्ष्य है मिट्टी का हल खिलौना के रूप में प्राप्त हुआ है। जौ के दाने, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य, मतलब कि मिट्टी के जैसे है तो रेलगाड़ी या बैलगाड़ी बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अगला है रोपड़। रोपड़ जो पंजाब पर पड़ता है, रा से रोपड़, रा से रूपनगर। रूपनगर पंजाब पर पड़ता है, यह सतलज नदी किनारे स्थित है। प्रमुख साक्ष्य है कि तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। ये मानव कंकाल है और ये कुत्ते का कंकाल है। उसके बाद है रंगपुर। रंगपुर काठियावाड़ जिले गुजरात पर स्थित था, यह भादर नदी के किनारे स्थित है। इसके साक्ष्य है कि यहाँ से ज्वार बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग और धान की भूसी यहाँ से साक्ष्य मिला है। उसके बाद है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश पर स्थित है, यह हिंडन नदी किनारे पाया जाता है। इसके जो साक्ष्य है वो है मृत भांजों पर रंगीन चित्रकारी, यहाँ पास आप देख सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों पर एक अच्छी चित्रकारी की गई है। आलमगीरपुर को सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान माना जाता है। उसके बाद है सुतकांगे डोर। यह बलूचिस्तान पाकिस्तान पर और दास्क नदी किनारे स्थित है। प्रमुख साक्ष्य है कि यहाँ से बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। साथ में बंदरगाह यहाँ से मिला है और मानव अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन मिला है, जो कि इस समय भी अभी हिंदू धर्म में मनाया जाता है। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर पर प्राप्त हुआ है, यह चिनाब नदी किनारे स्थित है। यहाँ से हमें कई सारी ब्लेटें, हड्डी से निर्मित बाण के आगे का हिस्सा और मुहरों के साक्ष्य मिले हैं। यह सबसे उत्तरी स्थान माना जाता है। अगला है सुरकोटदा। सुरकोटदा कच्छ गुजरात में स्थित है, सरस्वती नदी किनारे स्थित है और कलश सावधान के साक्ष्य सुरकोटदा से मिले हैं। घोड़े की हड्डी मिली है, तराजू का पलड़ा मिला है। तो सुरकोटदा ही ऐसा स्थान है जहाँ से हमें घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले हैं। वैसे और किसी स्थान पर घोड़े के साक्ष्य प्राप्त होने का कोई भी साक्ष्य नहीं है।
अगला है कि इनकी नगर नियोजन और संरचनाएं कैसी होती थी। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो बहुत ही विकसित, जो कि आज का हम कह सकते हैं बहुत ही आधुनिक युग का बनाया गया था। पीछे के जो घर होते थे वो बड़े बनाए जाते थे और आगे के छोटे बनाए जाते थे, जिससे कि सूर्य का प्रकाश सभी तक पहुंच सके। साथ में ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जाता था। नगरों व भवनों का निर्माण एक जाल की तरह व्यवस्थित था। सड़कें जो थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जो घर थे वो पीछे की तरफ खुलते थे सड़कों पर। नगरों का विभाजन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते हैं, ये माना जाता था। मतलब ये माना जाता है, क्योंकि साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं कि वहाँ पर कि कोई शासक वर्ग था, लेकिन कई सारे हमें दुर्ग मिले हैं जिससे हमें प्रतीत होता है कि वहाँ भी शासक वर्ग थे। आवासीय भवन लगभग सभी मकानों में प्रांगण और स्नानागार होते थे। एक उन्नत जल निकास जो प्रणाली थी वो बहुत ज़्यादा विकसित थी। पक्की और ढकी हुई नालियाँ वहाँ की सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो ही बहुत अच्छी थी, जो कि आज के भी, क्योंकि आज देखते हैं आप कि अभी भी हमें जब भी कोई पानी बरसात होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है, लेकिन तब वो ऐसा नहीं होता था। यहाँ से आप देख सकते हैं मानचित्र पे, ये निचला शहर, ये ऊपर दुर्ग, जिससे जब प्रकाश आएगा तो सबसे पहले यहाँ आएगा और यहाँ भी पड़ेगा, मतलब कहीं भी प्रकाश का अवरुद्ध नहीं होगा। ये नालियाँ हैं। ये है विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो से जो मिला था। इसकी जो लंबाई है 11.88, गहराई जो है 2.43 मीटर, और जो चौड़ाई है 7.01 मीटर चौड़ा था। मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सार्वजनिक स्थल था वो था यही विशाल स्नानागार। इसको लोग कहते हैं कि यह धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। इसकी विशेषता थी कि यह उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी होती थी, यहाँ से भी उतरने के लिए जगह और यहाँ से भी। जॉन मार्शल ने इसे विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। जो अन्न के भंडार हड़प्पा से मिले हैं, 6 मिले हैं, जो कि ईंटों से बने होते थे। प्रत्येक अन्नागार की जो लंबाई होती थी 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा होता था। कृषि के साथ क्या मिले हैं? मुख्य फसलें जो यहाँ से मिली हैं, सिंधु के लोग गेहूं और जौ प्रमुखता से खेती करते थे। वो नवंबर में जब बाढ़ का मैदान में बीज बो देते थे और अप्रैल में बाढ़ आने से पहले फसल काट लेते थे। जैसे इस खेत है, यहाँ पास बाढ़ आई, उसके बाद पानी आया और सिमट कर वापस चला गया, तो उसके बाद यहाँ पर बीज डाल देते थे और उसके बाद बाढ़ आने से पहले ही इसको काट लेते थे। कृषि के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और बनावली से हल का जो मिट्टी का खिलौना मिला है, वहाँ से हमें पता चलता है कि हल का भी उपयोग होता रहा होगा। अन्य फसलें क्या थी? जैसे खजूर, सरसों और राई। साथ में कपास। कपास का उत्पादन का जो सबसे पहला साक्ष्य मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही मिलता है। यूनानी इसे सिंजन भी कहते हैं, क्योंकि यह सिंधु, मतलब सिंजन, क्योंकि इंग्लिश में सिंधु को सिंजन बोलते हैं, इसलिए इसको भी, कपास को भी वो सिंजन बोलते थे। चावल के साक्ष्य भी मिले हैं लोथल और रंगपुर से, तो चावल भी वहाँ की एक प्रमुख फसल थी। उसके बाद जानवर जो पशुपालन था वो भी काफ़ी प्रचलित था। जीवन और अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग माना जाता है। यहाँ के जो पालतू पशु थे
बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पाले जाते थे। कुबड़ वाला कुबड़ वाला जो सांड था वो सबसे प्रिय जानवर इनका था, क्योंकि इसकी जो मोहरों पर इसके अलंकृत किया जाता था। कुत्ते और बिल्ली भी पाले जाते थे। हाथी और गैंडे का भी परिचित थे। पर घोड़े को लेकर कई सारे मत हैं कि इनको घोड़े का ज्ञान नहीं था, क्योंकि इस सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य स्पष्ट रूप से नहीं मिले। सुरकोटदा पर ही घोड़े के अवशेष मिले हैं, जिससे यह सिद्ध नहीं हो पा रहा कि घोड़े भी वहां पास थे। हड़प्पाई लोगों को घोड़ों का ज्ञान था। अगला है शिल्प और प्रौद्योगिकी या व्यापार की व्यापार कैसा था। व्यापार बहुत उन्नत रूप में था। यहाँ का जो शिल्प था वो कांस्य निर्माण, हड़प्पाई लोग कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। तांबे में टिन मिलाकर वो कांसा बनाया करते थे। वस्त्र निर्माण, मनका निर्माण मतलब कि बर्तन निर्माण, और मुहर निर्माण यहाँ की प्रमुख शिल्प और तकनीकें थी। व्यापार जो था, व्यापार अफगानिस्तान से होता था, मेसोपोटामिया से होता था। जैसे वस्त्र विनिमय प्रणाली वहाँ पर प्रचलित थी, मतलब सोना दो और कोई भी वस्तु लो, या वस्तु के बदले वस्तु लो, इस प्रकार यहाँ से आधारित था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान से, क्योंकि मेसोपोटामिया की कई सारी मोहरें हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है पुरोहित राजा, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। यह है कांसे की नर्तकी, और यह है मातृ देवी की मूर्तियाँ, और यह है मुहर, पशुपति मुहर। ये जो कि हमें मोहनजोदड़ो से मिली थी, योग मुद्रा में बैठे हुए एक देवता जो जानवर से घिरे हैं। संभवतः इसे अब लोग शिव का एक प्रारंभिक रूप भी मानते हैं। यहाँ की जो लिपि है, ये आप देख सकते हैं, ये चित्रात्मक लिपि है। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यह लिपि दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती थी। लिपि के जानकारी न होने के कारण हम अभी राजनीतिक, संगठन, साहित्य और धार्मिक विश्वासों के बारे में कम जानते हैं। इसके बाद इसका अंत कैसे हुआ, अंत को लेकर कई सारे मतभेद हैं। कोई कहता है कि यहाँ पर बाढ़ आने के कारण इसका अंत हुआ है। कोई कहता है कि यहाँ पास आक्रमण होने के कारण जैसे आर उसके बाद आ गए थे। कई सारे इसके मतलब सार्वमान्य मत हैं। तो सबसे पहले मतलब ये है कि या संस्कृति का पतन तो हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है इसका अभी तक पता नहीं चल सका। कोई मानता है कि जलवायु परिवर्तन, कोई कहता है कई बड़ी बीमारी आ गई थी। इस तरह कई सारे इसके कारण माने जाते हैं। तो ये है हड़प्पा सभ्यता की भारत की प्रथम नगरीय क्रांति। यहाँ नगर और नियोजन बहुत अच्छी थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, सांस्कृतिक निरंतरता मतलब कि बहुत अच्छी पुरानी संस्कृति भी फली बढ़ी थी। तो हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा है, इसकी भी कहानी अभी तक समाप्त नहीं हुई है। हो सकता है भविष्य में कोई इसकी जो लिपि है उसको पढ़ सके, तो इसके बारे में अभी हमें और जानकारी मिल सकती है हर नई खुदाई के साथ, क्योंकि अभी खुदाई जारी होती है। खुदाई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों होती है, तो जिससे नई नई जानकारी प्राप्त होती रहती है। मिट्टी की हर परत के नीचे हम अपने अतीत के एक टुकड़े को फिर से खोजते हैं, एक ऐसी दुनिया की फुसफुसाहट जो चुप है लेकिन खामोश नहीं। मतलब जब हम इनके लिप को पढ़ लेंगे तब हम जान पाएंगे कि ये क्या कहना चाहते थे,
किस प्रकार का व्यापार था, कैसे राजनीतिक थे, सब कुछ इसके बारे में जान पाएंगे। इसके बाद यहाँ पास हमने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं। आप इन क्वेश्चनों को पहले पॉज कीजिए और देखिए आपको कौन कितने क्वेश्चन आप बना पाते हैं। उसके बाद आप, जैसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम किस युग में हुई थी? ऑप्शन पहला है 1922, 1935, 1921 या 1955। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1921। इस सबसे पहले हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। उसके बाद है मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी जी ने 1922 में किया था। अगला है कि हड़प्पा स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो इस समय पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? वो है सिंध नदी के किनारे। किस हड़प्पा कालीन स्थल में एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? तो बंदरगाह में कहाँ से मिला है? बंदरगाह में लोथल से मिला है। अगला है चहुंद्रो स्थल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? चहुंद्रो की जो खोज की गई थी वो आर्नेस्ट मैके के द्वारा खुदाई किया गया था, जो कि कई मतलब काफी लंबी इसकी खुदाई चली थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? अब आपको याद आ रहा होगा कि जूते हुए खेत कहाँ से हमें मिले थे? ये था कालीबंगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? तो जो लोथल था, मैंने आपको बताया था कि ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल कौन सा था? 9वां क्वेश्चन है, ये था बनावली। बनावली हिसार हरियाणा पर प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रोपड़ स्थल का उत्खनन किसने करवाया था? रोपड़ का उत्खनन किसने करवाया था? तो वो था यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा जी ने रोपड़ का उत्खनन करवाया था। क्वेश्चन अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा जो कि हमें जम्मू कश्मीर पर पड़ता है, J&K, और यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल का नाम क्या है? जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में हमें आलमगीरपुर जो कि मेरठ में पड़ता है और हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगरों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो ज़्यादातर जो हमें मिले हैं वो दो भागों में ही मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को हम दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पीछे तरफ दुर्ग थे और आगे तरफ निचला शहर था। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना को सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सबसे प्रमुख विशेषता यही थी कि जल निकास प्रणाली और ग्रिड पैटर्न पर आधारित सड़कें सड़कें हमें समकोण पर काटती हुई मिलती थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो पर सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा था? तो ऑप्शन सी विशाल स्नानागार। और विशाल स्नानागार की माप क्या थी? माप थी 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे? तो गेहूं और जौ ही यहाँ की मुख्य फसलें के रूप में थी, जो कि ज़्यादातर बोते थे। हड़प्पा वासी कपास उगाने वाले सबसे पहले लोग थे। यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे? कपास को सिंजन के रूप में कहते थे। जो यूनानी थे कपास को सिंजन बोलते हैं। हड़प्पाकालीन मुहरे सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिला है? आप इसको देख सकते हैं, ये एक यूनिकॉर्न, इसे हम यूनिकॉर्न पशु एक श्रृंगी पशु बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस स्थल से घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं? हालांकि ये व्यापक रूप से नहीं मिला। ऑप्शन है सिरकोटा। देख सकते हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे इसी तरह क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग। हड़प्पा के लोग कांसा बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाते थे? टिन। अधिकांश हड़प्पा मुहरें किस पदार्थ से बनी होती थी? ऑप्शन जो था सेल खड़ी, ये एक स्टील टाइट, मतलब कि आप कह सकते हैं जिसमें हम जो मोहरें होती थी उसमें मोहरों को एक ऐसी पदार्थ थी जिसमें हम थोड़ा सा भी अगर वो हथौड़ा मारे तो उसमें अंकन यानी थोड़ा बहुत चित्र बन जाए। तो एक सेल खड़ी एक पदार्थ होता है, उसकी ये मोहरें बनी होती थी। मनके बनाने का कारखाना किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये था चहुंदड़ो। चहुंदड़ो से हमें मनके बनाने यानी माला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कांसे से बनी प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कांसे की जो नर्तकी मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये चित्र आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस स्थल से सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है जो वस्त्र निर्माण का मतलब कि प्रमाण है? यह भी मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किस समकालीन सभ्यता के साथ होता था जिसका प्रमाण मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिलता है? वो था मेसोपोटामिया की सभ्यता। तांबा हड़प्पा वासियों द्वारा कहाँ से आयात किया जाता था? तांबा जो था वो बलूचिस्तान के खिचड़ी या पंजाब के या पंजाब नहीं राजस्थान के खिचड़ी नामक स्थान से किया जाता था। हड़प्पा लिपि क्या थी? यह थी चित्रात्मक। पशुपति महादेव की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ये आप देख सकते हैं पशुओं से घिरा हुआ एक पर्सन बैठा हुआ है, इसको हम पशुपति मुहर बोलते हैं। रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी जाती है? तो रेडियो पद्धति द्वारा हम 2350 से 1750 ईस्वी तक इसे मानते हैं। 1931 में सर जॉन मार्शल के द्वारा इसकी तिथि क्या थी? 3250 से लेकर 2750 ईस्वी तक। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो सुतकांगे जोर था वो किस नदी के किनारे स्थित था? वो था दास्क। दास्क नदी के किनारे स्थित था। भारत में खोजा गया सबसे नया हड़प्पा स्थल कौन सा था? वो था राखी गढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में पाया जाता है। किस स्थल में स्थित दो फसल बोए जाने के साक्ष्य मिले हैं? दो फसल बोए जाने के जो मिले हैं वो था कालीबंगा। यहाँ से चूड़ियाँ भी मिली हैं
जो तो खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। हड़प्पा सभ्यता जो था वो त्रिभुजाकार इसको माना जाता है। तो ये थे 36 क्वेश्चन और साथ में आपको कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।